किसी भी रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी, हमारे फोन का प्रोसेसर या वाईफाई का सिग्नल, हम इन सब को हर्ट्ज में मापते हैं। ये शब्द हमारी टेक्नोलॉजी की भाषा का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये नाम किसका है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आज हम इसी नाम के पीछे के इंसान हेनरिक हर्ट्ज की कहानी में उतर रहे हैं। हमारे पास उनके जीवन पर लिखे गए लेख हैं, कुछ अकादमिक पेपर्स हैं और विकिपीडिया के स्रोत हैं। हमारी कोशिश ये समझने की है कि हर्ट्ज सिर्फ रेडियो तरंगों के खोजकर्ता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे जीनियस थे जिनका काम आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम ये भी देखेंगे कि कैसे उनकी एक खोज, जिसे उन्होंने खुद मतलब किसी काम की नहीं बताया था, उसने पूरी 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी को जन्म दे दिया। अरे वाह! उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सबसे बड़े आविष्कार उन खोजों से होते हैं जिनका मकसद दुनिया बदलना नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढना होता है। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं और शुरुआत हर्ट्ज के उस काम से करते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, कॉन्टैक्ट मैकेनिक्स। सुनने में ये बहुत जटिल लगता है, पर असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है ना? बिल्कुल है। जैसे एक टायर सड़क को कैसे पकड़ता है, या जब हम चलते हैं तो हमारे घुटनों के जोड़ कैसे काम करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, कॉन्टैक्ट मैकेनिक्स यही स्टडी करता है कि जब दो ठोस चीजें एक दूसरे को छूती हैं तो उन पर दबाव या प्रेशर कैसे फैलता है और वो कैसे थोड़ा बहुत मतलब विकृत होती हैं। अच्छा। और हर्ट्ज ने ही सबसे पहले इसके पीछे के गणित को सुलझाया। 1881 और 82 में उन्होंने 2 पेपर पब्लिश किए थे जो इस फील्ड की नींव बने। उन्होंने ये पता लगाया कि जब 2 गोल सतहें जैसे बॉल बेयरिंग एक दूसरे को छूती हैं तो दबाव ठीक संपर्क बिंदु पर सबसे ज्यादा नहीं होता, बल्कि थोड़ा अंदर होता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब जहाँ चीजें छू रही हैं वहाँ सबसे ज्यादा जोर नहीं है। ये तो कॉमन सेंस के खिलाफ लगता है। हाँ, और यही उनकी जीनियस थी। ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसने मशीनों को ज्यादा टिकाऊ और भरोसेमंद बनाना मुमकिन किया। अच्छा। आज ट्रेन के पहियों से लेकर गाड़ियों के ब्रेक और हार्ड ड्राइव के हेड तक सब कुछ इसी हर्ट्जियन कॉन्टैक्ट स्ट्रेस के सिद्धांत पर डिजाइन किया जाता है। सही। इसीलिए डंकन डॉसन जैसे विशेषज्ञों ने उन्हें ट्राइबोलॉजी के 23 पुरोधाओं में से एक का नाम दिया है। लेकिन यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। वो तो 19वीं सदी की बात थी, बड़ी बड़ी मशीनों की। हाँ। आज हम नैनो टेक्नोलॉजी के युग में हैं। क्या उनका 140 साल पुराना काम आज भी उतना ही जरूरी है? उससे भी ज्यादा। उनका काम आज एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी की नींव है, जिससे हम एटम्स को देख और एक तरह से छू सकते हैं। अरे वाह! हाँ, उनकी थ्योरी में एक चीज की कमी थी, आसंजन, मतलब चीजों के चिपकने की प्रवृत्ति। ओके। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस जमाने में इसे मापने के तरीके नहीं थे। बाद में JKR और DMT जैसी थ्योरीज ने इसी कमी को पूरा किया। उन्होंने समझाया कि नैनो स्केल पर चीजें सिर्फ दबाव से नहीं, बल्कि सतहों के बीच के आणविक खिंचाव या यूं कहें कि छिपाहट से भी एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। लेकिन आधार हर्ट्ज का ही काम था। बिल्कुल, उनका गणितीय आधार हर्ट्ज का काम ही था। तो एक तरफ वो ऐसी ठोस जमीनी चीजों की नींव रख रहे थे जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे ट्रेन के पहिए। हाँ। लेकिन लगभग उसी समय वो एक ऐसी दुनिया में भी कदम रख रहे थे जो पूरी तरह से अदृश्य थी। और ये भी लगभग एक एक्सीडेंट ही था। 1886 में कार्लसरूहे में हर्ट्ज अपनी क्लास में छात्रों को रीस स्पाइरल्स का एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। रीस स्पाइरल्स, ये क्या होता है? ये बस चपटी स्पाइरल तार की कॉइल्स थीं। उन्होंने देखा कि जब एक कॉइल में लगी बैटरी से एक छोटा सा स्पार्क पैदा होता है, तो थोड़ी दूर रखी दूसरी कॉइल में भी एक बहुत ही छोटा सा स्पार्क पैदा हो जाता है। और दोनों के बीच कोई तार नहीं जुड़ा था? कोई तार नहीं। और यही उन्हें वो पहला संकेत मिला कि ऊर्जा हवा के रास्ते बिना किसी तार के एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। हाँ, और इसी छोटी सी स्पार्क में उन्हें जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के 20 साल पुराने समीकरणों की याद दिलाई, जो तब तक सिर्फ थ्योरी थे। सही। मैक्सवेल ने गणित से ये साबित किया था कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है और ऐसी ही दूसरी तरंगें भी हो सकती हैं। तो हर्ट्ज ने सोचा, क्या मैं इन अदृश्य तरंगों को पकड़ सकता हूँ? इसी सोच को लेकर उन्होंने अपना मशहूर प्रयोग तैयार किया। उन्होंने एक ट्रांसमीटर बनाया जिसमें एक इंडक्शन कॉइल से जुड़ा एक स्पार्क गैप था और एक बहुत ही सरल रिसीवर बनाया। वो कैसा था? वो बस तांबे के तार का एक लूप था जिसमें एक छोटा सा गैप था। और जब ट्रांसमीटर में स्पार्क हुआ तो कुछ दूर रखे रिसीवर के गैप में भी एक नन्हा सा स्पार्क दिखा। बिल्कुल।
ये इस बात का सबूत था कि अदृश्य तरंगे सच में मौजूद हैं। हाँ, लेकिन असली जीनियस तो इसके बाद सामने आई। अब उन्हें ये साबित करना था कि ये तरंगे प्रकाश की गति से ही चलती हैं, जैसा मैक्सवेल ने कहा था। और ये उन्होंने कैसे किया? ये उन्होंने कमाल के तरीके से किया। उन्होंने एक बड़े लेक्चर हॉल के एक छोर पर अपना ट्रांसमीटर रखा और दूसरे छोर पर दीवार पर एक बड़ी जिंक की शीट लगा दी, ताकि तरंगे उससे टकराकर वापस आएं। सही। जब ट्रांसमीटर से निकली तरंगे शीट से टकराकर वापस लौटी, तो आने वाली और जाने वाली तरंगे आपस में मिलकर एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनाने लगीं। स्टैंडिंग वेव? अच्छा, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे रस्सी के दो सिरों को पकड़कर हिलाया जाए और बीच में कुछ पॉइंट्स बिल्कुल स्थिर रहें, बिल्कुल। जबकि बाकी रस्सी ऊपर नीचे होती रहती है। वो स्थिर पॉइंट्स नोड्स हुए। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। हर्ट्ज ने भी वही किया। उन्होंने अपने रिसीवर को हॉल में आगे पीछे घुमाना शुरू किया और उन नोड्स को खोजा जहां स्पार्क पूरी तरह गायब हो जाता था। अच्छा। ये वो जगहें थीं जहां आने वाली और जाने वाली तरंगें एक दूसरे को रद्द कर रही थीं। और उनके पास ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी तो पहले से ही थी। बिल्कुल। उन्होंने बस दो नोड्स के बीच की दूरी को नापा, जिससे उन्हें तरंग की लंबाई यानी वेवलेंथ मिल गई। और जब उन्होंने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को गुणा किया, जो गति का सीधा फॉर्मूला है, तो जो नंबर आया वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड था। प्रकाश की गति। प्रकाश की गति। एक कमरे के अंदर कुछ तारों और एक जिंक की शीट के साथ उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को साबित कर दिया था। कमाल है। मैक्सवेल की थ्योरी अब सिर्फ कागज पर नहीं थी, वो एक भौतिक सच्चाई बन चुकी थी। ये सच में एक आहा मोमेंट रहा होगा। इतनी बड़ी खोज के बाद हर्ट्ज की अपनी क्या प्रतिक्रिया थी? दुनिया को बदलने वाली इस टेक्नोलॉजी को लेकर वो कितने उत्साहित थे? यहीं पर कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। जब उनके एक छात्र ने पूछा कि इन तरंगों का व्यावहारिक उपयोग क्या हो सकता है, तो हर्ट्ज का जवाब था, इसका कोई उपयोग नहीं है। क्या? हाँ, उन्होंने कहा ये सिर्फ एक प्रयोग है जो साबित करता है कि मेसिट्रियो मैक्सवेल सही थे। हमारे पास बस ये रहस्यमयी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, पर वे हैं। ये विश्वसनीय है, लेकिन क्या वो सच में ऐसा मानते थे या ये सिर्फ एक महान वैज्ञानिक की विनम्रता थी? मतलब क्या उनके किसी लेख या पत्र से पता चलता है कि वो इसके भविष्य को लेकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाए? उनके लेखन से यही लगता है कि उनका फोकस पूरी तरह से बुनियादी विज्ञान पर था। वो प्रकृति के नियमों को समझना चाहते थे, उनका इस्तेमाल करना नहीं। उन्हें शायद ये अंदाजा ही नहीं था कि कुछ ही सालों में मार्कोनी इन्हीं तरंगों का इस्तेमाल करके अटलांटिक महासागर के पार संदेश भेज देंगे और रेडियो का आविष्कार हो जाएगा। और ये इकलौती बेकार खोज नहीं थी। इन्हीं प्रयोगों के दौरान उन्होंने एक और चीज देखी थी जिसका महत्व दुनिया को कई दशकों बाद समझ आया। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1887 में उन्होंने देखा कि जब उनके रिसीवर के स्पार्क गैप पर पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है, तो स्पार्क ज्यादा आसानी से और ज्यादा दूर तक कूदता है। उन्होंने बस ये नोट किया कि एक अंधेरे बक्से में रखने पर स्पार्क की लंबाई कम हो जाती है। तो उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया? नहीं, उन्होंने इस प्रभाव की और जांच नहीं की, नहीं ये समझाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि हर्ट्ज एक तरह से क्वांटम दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, लेकिन उस समय किसी के पास उस दरवाजे को खोलने की चाबी नहीं थी? बहुत खूब कहा आपने। ये बिल्कुल वैसा ही था। वो एक ऐसी पहेली देख रहे थे जिसे क्लासिकल फिजिक्स से समझाया नहीं जा सकता था, की नींव रखी। और इसी काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। बिल्कुल, 1921 में इसी काम के लिए। तो हर्ट्ज ने अनजाने में एक और क्रांति की शुरुआत कर दी थी। ये दिखाता है कि हर्ट्ज सिर्फ एक प्रयोग करने वाले नहीं थे, वो एक बहुत गहरे विचारक भी थे। और ये उनके आखिरी काम, उनकी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा दिखता है। बिल्कुल, ये किताब उनकी मृत्यु से ठीक पहले पूरी हुई थी। इसमें उन्होंने न्यूटन के मैकेनिक्स को एक बिल्कुल नए, आप कह सकती हैं कट्टरपंथी रूप में पेश करने की कोशिश की। अच्छा। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें बल या फोर्स के कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं थी। एक मिनट, बिना बल के मैकेनिक्स? तो फिर चीजें चलती कैसे हैं? अगर मैं गेंद फेंकता हूं तो उसे आगे क्या बढ़ाता है अगर बल नहीं है तो? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। हर्ट्ज का मानना था कि बल एक अस्पष्ट, मतलब एक बनावटी आइडिया है जिसे हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है। उनका तर्क था कि प्रकृति में बल जैसी कोई चीज नहीं है। तो फिर क्या है? उन्होंने छिपे हुए द्रव्यमान और कठोर कनेक्शन का विचार पेश किया। उनका कहना था
कि जिसे हम बल के प्रभाव के रूप में देखते हैं वो असल में दिखाई देने वाले और न दिखाई देने वाले द्रव्यमानों के बीच के जटिल ज्यामितीय संबंधों का नतीजा है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। क्या इसका कोई आधुनिक उदाहरण है? क्या आज के भौतिक विज्ञानी भी इसी तरह की छिपी हुई संरचनाओं की तलाश में हैं, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी में अतिरिक्त आयामों की बात होती है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। हालांकि भौतिकी समुदाय ने हर्ट्ज के मॉडल को सीधे तौर पर नहीं अपनाया, पर उनके इस विचार ने दूसरे वैज्ञानिकों को बहुत प्रेरित किया। जैसे विल्हेल्म वीन और मैक्स एब्राहम। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ल्ड व्यू विकसित करने की कोशिश की, जिसमें वे इलेक्ट्रॉन जैसी चीजों की गति को बिना बल के सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के गुणों से समझाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। तो भले ही उनका मॉडल नहीं चला, लेकिन उनका ये सोचना कि हमारे जाने पहचाने कॉन्सेप्ट्स शायद किसी गहरी सच्चाई का सिर्फ एक प्रतिबिंब हो, ये सोच आज भी मॉडर्न फिजिक्स के दिल में है। हर्ट्ज की विरासत तो विज्ञान में अमर है। आज हर सेकंड में होने वाली किसी भी घटना को हम हर्ट्ज में नापते हैं, लेकिन उनके परिवार के लिए ये विरासत एक बहुत मुश्किल दौर लेकर आई। हाँ, ये उनकी कहानी का एक बहुत ही दुखद अध्याय है। हर्ट्ज के जन्म से दशकों पहले 1834 में उनके परिवार ने यहूदी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। हर्ट्ज खुद एक लूथरन ईसाई थे, लेकिन 1930 के दशक में जब जर्मनी में नाजी शासन आया तो उन्होंने धर्म को नहीं बल्कि नस्ल को आधार बनाया। हर्ट्ज और उनके परिवार को गैर आर्य घोषित कर दिया गया। इसका उनकी विरासत पर क्या असर पड़ा? असर बहुत भयानक था। हैम्बर्ग में उनकी एक तस्वीर को ये कहकर हटा दिया गया कि सिटी हॉल में यहूदियों का कोई स्थान नहीं है। अरे! उनके नाम पर रखी सड़कों और संस्थानों के नाम बदल दिए गए। यहाँ तक कि फ्रीक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज का नाम बदलकर उनके गुरु हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज के नाम पर रखने का भी एक असफल प्रयास हुआ। ये सोचना भी कितना अजीब है कि जिस हर्ट्ज इकाई का इस्तेमाल पूरी दुनिया की साइंस और इंजीनियरिंग कर रही थी, उसी के देश में उसके नाम को मिटाने की कोशिश हो रही थी। और उनके परिवार को भी बहुत कुछ सहना पड़ा। उनकी विधवा पत्नी और दोनों बेटियों को अपनी जान बचाने के लिए जर्मनी छोड़कर 1937 में इंग्लैंड भागना पड़ा। ओह! उनकी सबसे छोटी बेटी मैथिल्डे, जो बर्लिन विश्वविद्यालय में एक होनहार लेक्चरर थीं, को अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। ये विज्ञान की एक नायक और उनके परिवार के साथ एक बेहद दुखद व्यवहार था। आज की इस चर्चा में हमने देखा कि हेनरिक हर्ट्ज सिर्फ फ्रीक्वेंसी की इकाई का एक नाम नहीं है। उनका काम क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखने से लेकर रेडियो तरंगों को साबित करने, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की पहली झलक देखने और यहाँ तक कि मौसम विज्ञान के लिए एमाग्राम जैसा ग्राफिकल टूल बनाने तक फैला हुआ था, जो आज भी तूफानों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। उनकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कैसे बुनियादी विज्ञान, जिसका उस समय कोई सीधा उपयोग नहीं दिखता, भविष्य की टेक्नोलॉजी की आधारशिला बन सकता है। बिल्कुल। उनकी विनम्रता और सिर्फ सच को जानने की लगन, बिना किसी व्यावहारिक लाभ की उम्मीद के, आज भी हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हर्ट्ज ने बल को एक मौलिक चीज न मानकर केवल एक मध्यस्थ धारणा के रूप में देखा। क्या आज की भौतिकी में भी कुछ ऐसी ही बुनियादी अवधारणाएं हैं, जैसे स्पेस, टाइम या यहाँ तक कि चेतना, जिन्हें हम सच मानकर चलते हैं, लेकिन जो शायद वास्तविकता की किसी गहरी छिपी हुई संरचना का सिर्फ एक प्रतिबिंब हो?